मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास लेसन नंबर 2 साइंस में आपका जो है चला हुआ है और पॉइंट पर पहुँचे हैं हम। किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, ये लेसन नंबर 2 आप पढ़ रहे हैं कि मिश्रण से पदार्थों को कैसे कैसे अलग किया जा सकता है। विलयन से विलय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं। तो इन सब की स्टडी आप इस लेसन में कर रहे हैं। और अब हम पहुँचे हैं किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस पॉइंट पर बच्चों हम पहुँचे हैं और इस लेसन का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ क्या सभी शुद्ध हैं। हम जो स्टडी कर रहे हैं हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं क्या सभी शुद्ध हैं। चाहे बच्चों हम उन्हें अपने किचन में प्रयोग करते हों, चाहे हम अपने घर में किसी भी जगह यूज़ करते हों, चाहे हम अपने स्कूल में पढ़ते समय यूज़ करते हो, जितने भी पदार्थों को जो हमारे चारों तरफ हैं जिनको हम बच्चों प्रयोग करते हैं तो क्या वे सभी शुद्ध हैं। इसकी स्टडी हम कर रहे हैं जिसमें विलय, विलायक, विलयन और विभिन्न प्रकार के और एग्जाम्पल आपने इसमें किए हैं। और अब हम पहुँचे हैं इस लेसन में कि जो कॉपर सल्फेट का अशुद्ध नमूना है, मतलब अशुद्ध जो कॉपर सल्फेट है उसको शुद्ध कैसे किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम कॉपर सल्फेट के बारे में अध्ययन करते हैं जिसका रासायनिक सूत्र है CuSO4। क्या है रासायनिक सूत्र? CuSO4। Cu कॉपर और SO4 सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है ये एक तरीके से हमने अशुद्ध ले लिया है और बच्चों उसको जो है जो इसमें इंस्ट्रूमेंट बताया गया है इसके अनुसार उसको तैयार करके रख दिया गया है। अब इसका रिज़ल्ट क्या आता है इसमें हमें पढ़ना है कि जिस कॉपर सल्फेट के अंदर, जिस कॉपर सल्फेट को हमने चीनी मिट्टी के अंदर रखा है उसमें हमें वो कैसा दिखाई देता है। क्या वो एक समान दिखाई देता है? चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव में क्रिस्टल को कैसे पृथक करेंगे, इन सभी का अध्ययन हम इसमें करने वाले हैं। जो भी कॉपर सल्फेट का विलयन जो क्रिस्टलीकरण होता है, जो क्रिस्टल के रूप में होता है। क्रिस्टल बच्चों एक साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं, क्रिस्टल छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं, पीस, छोटे छोटे टुकड़े, उनको क्रिस्टल्स बोलते हैं रसायन विज्ञान के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। जो ठोस पदार्थ हैं उनको शुद्ध करने में क्रिस्टलीकरण का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल में से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जितने भी ठोस पदार्थ हैं उनमें से अशुद्धियों को अलग करने की विधि को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जो हमें नमक समुद्र से प्राप्त होता है वो नमक एकदम शुद्ध नहीं होता। आप सभी जानते हैं कि नमक के जल समुद्र के खारे पानी से नमक बनाया जाता है, किंतु वो नमक एकदम शुद्ध है या खाने योग्य है, या रसोई घर में जो हम अपने किचन में जो हम नमक का यूज़ करते हैं क्या वो ऐसा ही प्राप्त होता है? ऐसा कभी प्राप्त नहीं होता है। अशुद्ध नमक हमें प्राप्त होता है जिसको क्रिस्टलीकरण के द्वारा बच्चों शुद्ध किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारणतः वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। ये उत्तम भी अच्छी होती है। कैसे? कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर सकती हैं। तो ये इसमें कुछ इसी कारण ये क्रिस्टलीकरण की क्रिया उत्तम होती है कि जो हम वाष्पीकरण करते हैं उसमें तो कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं किंतु क्रिस्टलीकरण में कभी इसमें अशुद्धियाँ नहीं रह सकती। इसके कुछ अनुप्रयोग भी हैं। समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में जो इसका प्रयोग किया जाता है, जो समुद्री जल है उससे जो नमक प्राप्त होता है उसको शुद्ध करने में। अशुद्ध नमक नमूने से सेकंड नंबर, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को प्राप्त करने में। जो फिटकरी का अशुद्ध नमूना है उससे शुद्ध फिटकरी कैसे प्राप्त हो जाती है। बच्चों एक एंटीबायोटिक एक प्रकार से कहीं स्किन पर कट लग जाए या कहीं भी जो है ब्लड निकलना शुरू हो जाए तो हम इस फिटकरी के द्वारा
उस संबंधित जगह पर रख करके ब्लड रोक देते हैं और ये एक एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करते हैं। इसके दोनों प्रयोग हैं बच्चों। ये समुद्र जल से जो नमक प्राप्त होता है उसको शुद्ध करने में, और जो अशुद्ध क्रिस्टल फिटकरी के हैं उनको क्रिस्टलीकरण के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकियों में विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। और बच्चों अब क्रिस्टलीकरण और वाष्पीकरण से अलग भी कई प्रकार के जो हैं विधियाँ, टेक्निक्स अब आ चुकी हैं जिससे हम किसी भी पदार्थ को शुद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। पदार्थों के अंदर कुछ फिजिकल चेंजेज आते हैं, भौतिक परिवर्तन हिंदी में बोलते हैं, कुछ केमिकल परिवर्तन आते हैं बच्चों, जिनको हम रासायनिक केमिकल चेंजेस या रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इनके बारे में भी जानना जरूरी है कि भौतिक परिवर्तन बच्चों क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए ये वर्ड ऐसे हैं कि जिनको हम अपने जो दैनिक कार्य हम करते हैं उसमें भी इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है। भौतिक परिवर्तन तो इसमें हम अब अध्ययन करने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है, जो पीछे अभ्यास गया था बच्चों पहला, उसमें हमने भौतिक और रासायनिक दोनों ही प्रकार के गुणों का कि द्रव के भौतिक पदार्थों के भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं, और इसके साथ साथ पदार्थों के रंग, कठोरता, दृढ़ता, भाव इत्यादि इन सभी का हमने अध्ययन किया है। अवस्थाओं को अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन रासायनिक रूप से समान होते हैं बच्चों। जैसे जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, जल भी द्रव है बच्चों और खाना पकाने वाला जो तेल है वो भी द्रव है, ठीक है। लेकिन इसमें रासायनिक गुणधर्म अलग हैं, दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। इनका गंध और ज्वलनशीलता में भी अंतर होता है, इनके टेस्ट में भी अंतर होता है, इनके स्मेल में भी अंतर होता है, इनके कार्यों में भी अंतर होता है। जिस जिस जगह हम इसको यूज करते हैं इनमें भी अंतर होता है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जल एक रासायनिक परिवर्तन है बच्चों। अब इसमें एक बात ये समझ लीजिए कि जल और तेल दोनों द्रव हैं, किंतु दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं और इनको जो है फिर दोबारा उस स्थिति में हम नहीं ला सकते। जैसे मोमबत्ती का आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे मोमबत्ती है बच्चों, जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? कैसे पहचान करोगे कि ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है? देखिए बच्चों, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं, कैंडल्स को जलाते हैं, तो कैंडल्स जो हैं और जितना मोम हमें प्राप्त होता है, वैक्स मीन्स मोम, जितना वैक्स हमको प्राप्त होता है उससे हम उस मोमबत्ती को, उस कैंडल्स को नहीं बना सकते, क्योंकि वो उसकी मात्रा कम हो जाती है बच्चों। क्या हो जाती है? उसकी मात्रा कम हो जाती है, उतना वैक्स हमको प्राप्त नहीं होता। तो ये तो है रासायनिक परिवर्तन मोमबत्ती का, क्योंकि कैंडल्स का ये रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि अगर हम इसको जो है हमें उतना ही वैक्स प्राप्त हो जाए तो ये तो भौतिक परिवर्तन होगा, किंतु ऐसा ना हो करके बच्चों इसमें पूर्ण मात्रा में जो है ये हमें पूरी मात्रा में मोमबत्ती से जो वैक्स प्राप्त होता है वो पूर्ण मात्रा में नहीं होता, और जो हमको वैक्स मिलता है उससे हम दोबारा इसकी मोमबत्ती बना सकते हैं। तो जिस बचे हुए पदार्थ से दोबारा फिर उसी स्थिति में उसको लाना, तो ये तो है भौतिक परिवर्तन। और जो वैक्स समाप्त हो जाता है, जल जाता है, उसको बच्चों कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। वो क्या हो जाता है? वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यही इसकी पहचान है कि इसमें भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। बचे हुए वैक्स से दोबारा कैंडल्स का बनाना, ये भौतिक परिवर्तन है। बचे हुए जो प्रक्रिया जलने की होती है
जितना वैक्स जल जाता है वो बच्चों जो है रासायनिक परिवर्तन है। तो ये कैंडल्स के जलने में भौतिक और रासायनिक, फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों होते हैं। ये बात हमको समझ में आ जानी चाहिए। अगर हम किसी पदार्थ को किसी परिवर्तन के बाद पुनः उसी स्थिति में ला सकते हो तो इस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगर किसी परिवर्तन के बाद बच्चों वो पदार्थ फिर पुनः अपनी उस स्थिति में न आकर के किसी तीसरे रूप में बदल जाता है तो इसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो पदार्थों में भौतिक परिवर्तन भी होते हैं और रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। ये बात आप आसानी से समझ सकते हैं। शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जाता है। इनको जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे तत्व हैं, ये रॉबर्ट बायल वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम तत्व शब्द की खोज की। तत्व मीन्स एलिमेंट्स, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट्स। अर्थात इन्होंने इसको बनाया कि भाई एलिमेंट्स भी कुछ हैं, तत्व भी कुछ हैं। और इनके साथ साथ कोई दूसरे वैज्ञानिक थे जिनको रसायनज्ञ थे, एंटोनी लॉरेट लेवाइजियो। इन्होंने 1743 से 1794 ईस्वी में इस एलिमेंट्स पर कार्य किया था। और बच्चों तत्वों का साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें कुछ गुण धातुओं के होते हैं, कुछ अधातुओं के होते हैं, कुछ उपधातुओं के होते हैं। पिछली वीडियो में ये आपको आसानी से पढ़ा दिया गया था कि तत्व में धातु के गुण कौन से होते हैं, अधातु के कौन से होते हैं और उपधातु के बच्चों कौन से होते हैं। ये सब कुछ आपको इस पहली जो लेसन थे उसमें आपको बताया गया था। इसके बाद मैं दोबारा फिर एक बार रिवाइज कर देता हूँ। इनमें धातुओं के भी गुण होते हैं। ये चमकीली होती हैं, जैसे धातु चमकते हैं। चांदी जैसे सफ़ेद या सोने की तरह पीले होते हैं। विद्युत की सुचालक होती हैं बच्चों। इनमें तन्मयता का गुण पाया जाता है। तार बनाया जा सकता है और पीट कर जो है बहुत महीन किया जा सकता है। और ये एक बहुत तेज़ आवाज़ भी निकालती हैं। ये इसके उदाहरण हैं सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब धातु हैं। अधातु के भी बच्चों इसमें गुण होते हैं। ये भिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, चमकीली, प्रतिध्वनि और आघातवर्ध नहीं होते। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। ये धातु होते हुए भी अधातु की श्रेणी में आती हैं। और उपधातु भी इसमें होती हैं बच्चों, जैसे बोरान है, सिलिकॉन और जर्मेनियम इत्यादि है। अर्थात तत्व के अंदर धातु, अधातु और उपधातु तीनों के गुण होते हैं। ये वीडियो में आज इतना ही है। तत्व तक ये मैंने आपको बता दिया है। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो बुक्स आपके पास होनी चाहिए, जिससे किसी प्रकार की परेशानी वीडियो में आपको ना आए। और अगर आती है तो आप स्कूल में भी संपर्क कर सकते हैं। बच्चों अपना रिटन वर्क भी करा सकते हैं। और आधार कार्ड और फ़ोटो जिन बच्चों के नहीं पहुँचे उनके जो हैं उनका किसी प्रकार का कोई भी स्कूल का वर्क नहीं कराया जाएगा। और ना ही उनकी जो अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चली है उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। आप तुरंत आधार कार्ड और फ़ोटो दें और स्कूल में जुड़ने के साथ साथ रिटन वर्क को कंप्लीट करें। थैंक यू।